खान साहब डटा खड़ा है, खान डट गया, कप्तान डट के खड़ा है, ना बिका है, ना झुका है, ना बात करता है, ना डील करता है। लिहाजा उन्होंने कहा जनाब क्योंकि खान साहब के मुंह से निकल गया मशरूत माफ़ी वाली बात, चलो इसको ज़रा थोड़ा स्प्रेड करो, इसको ज़रा चलाओ। ये पॉसिबल है कि इस तरह का मतलब स्पिन दिया गया हो या कराया गया हो? देयर इज अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस। यार आप भी बड़ी शय, खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही उसमें जवाब देते हैं, फिर एक सवाल डाल देते हैं। नहीं सर, आपकी एंडोर्समेंट चाहता हूँ, आप मेरे उस्ताद हैं, आपकी एंडोर्समेंट चाहता हूँ, मेरे एडिटर हैं आप, आपसे बड़ा कोई मैंने सीखा है। आपके सवाल और जवाब दोनों दुरुस्त हैं। अच्छा मालिक साहब, लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि जो उन्होंने जो वो वीडियो थी एक जिसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी आया था, उसके हवाले से भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है। तो एग्जैक्टली मूड क्या है इस वक्त बानी पीटीआई का, वो क्या चाह रहे हैं और किस तरीके से उनको लग रहा है कि कौन सी स्ट्रैटेजी इस वक्त काम करेगी और उनका मैसेज जो है वो इफेक्टिवली इट विल बी सेंट अक्रॉस? देखिए, खान साहब का एक परसेप्शन है और वो इस परसेप्शन पे ही हमेशा सियासत करते हैं कि खान हटता नहीं है, खान डरता नहीं है, इसलिए वो अपने वोटर बेस को हमेशा स्ट्रांग रखते हैं। खास तौर पे एक्सपैट भी जितनी कम्युनिटी है उसको, इसको भी। अब आज बांग्लादेश का इशू देख लें। बांग्लादेश के इशू में गवर्नमेंट ने क्या टेक अवे था? गवर्नमेंट ने कहा देखें ये शेख मुजीब बनते थे, शेख मुजीब के मुआवजा करते थे, अब शेख मुजीब के मुजस्मे टूट गए हैं, तो अब कर रहे हैं ये वीडियो निकालें ना, अब बात करें, अब ट्वीट करें। अता तारिक साहब ने पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग दी। खान साहब ने क्या लिया वहां से? खान साहब ने कहा देखें वहां जो टर्न आउट हुआ है, हुकूमत उलट गई, हुक्मरानों को भागना पड़ा। तो बांग्लादेश के सारे एपिसोड से हुकूमत ने अपनी मर्जी का नतीजा निकाला, खान साहब ने क्राउड्स का और टेक ओवर ऑफ द गवर्नमेंट का नतीजा निकाला। सो एक ही वाकया, उसकी दो टोटली डिफरेंट उसकी चीजें हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि देखिए, खान साहब अपना बयानिया सख्त रखेंगे और इमरान खान का बयानिया रखने की समझ आती है जब आप अंदर हो, जब आप पे मुकदमात चल रहे हो और कोई चीज आपके बस पे ना हो बल्कि पावर के लीवर्स किसी और के हाथ में हो, तो आपके पास फाइट डिफायंस के और एक बहादुरी का रवैया शो करने के अलावा चॉइसेस हैं क्या? सो वो तो उनकी स्ट्रैटेजी तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल है कि ठीक है प्रेशर बनाए जाए, प्रेशर बनाए जाए। अब मेरे प्रोग्राम में आए हुए थे असद कैसर साहब, वो भी बात कर रहे थे कि हाँ जी अगर हमें दीवार के साथ लगाया तो यहाँ पे भी दूसरा बांग्लादेश बन जाएगा, हम भी एजिटेशन करेंगे, इसलिए वो। फिर मैं शाम को खबरें देख रहा था लेट, तो उस पर खबर आई कि जी अली अमीन गंडापुर साहब मिल के आए, तो उनको खान साहब ने कहा कि आपने कोई जलसा नहीं करना सरकारी परमिशन के बगैर। वो अपनी तकीरों में कहते थे तुम्हारा बाप भी देगा आज़ादी, तुम्हारे बाप से भी, किसी का बाप भी हमारा एनओसी कैंसिल नहीं कर सकता। सो एक स्ट्रैटेजी ऑफ कंफ्यूजन, वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप बैकवर्ड्स है, और ये कोई कंफ्यूजन खान साहब के एंड पे नहीं है, ये वो रखते हैं ताकि दूसरी साइड को समझ ना आए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो सिवाय इसके कि मुझे आज तलखी और बढ़ती नजर आई है, और तो कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। देखिए ना, खान साहब ने आप टारगेटेड करके आर्मी चीफ को नाम लेके डायरेक्ट उन पे इल्जाम लगाया कि मुझे मेरी अहलिया को कत्ल कराने में अगर कोई हुआ, में से किसी को कुछ हुआ तो ये जिम्मेदार होंगे। तो उन्होंने कहा मेरी अहलिया को कुछ हुआ मैं जनरल आसिम मुनीर को नहीं छोड़ूंगा। लंदन प्लान का इल्जाम उनके ऊपर, सब कुछ चीफ जस्टिस के ऊपर के, इसलिए मुझे क्रश करने की पूरी कोशिश की पीटीआई को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। फौज में उन्होंने डीजीसी को डायरेक्टली नाम लेके टारगेट किया, आर्मी चीफ को कर दिया, अब डीजी आईएसपीआर को कर दिया। तो ये आपको कहां से लग रहा है कि कोई आप रवैया नरम हो रहा है? जब आप देखिए, जब आप इदारा कहते हैं ना तो आपके पास बहुत मार्जिन होता है कोई बातचीत आगे चलाने का। जब इदारे में से आप स्पेसिफिक शख्सियात लेके नाम लेके शुरू हो जाए और डायरेक्ट नाम लें, तो फिर वो क्लैश की सूरत टोटली चेंज हो जाती है। अच्छा मलिक साहब, खान साहब को मैम सॉरी आपकी बात काटू, बड़ी अहम बात कर रहे हैं। आपको लगता नहीं है खान साहब की बड़ी पुरानी स्ट्रेटजी है कि अपने मुखालफिन पे पहले बम्बारमेंट करो, उन पर इल्ज़ामात लगाएं, उन पर सख्त तनकीद करें और फिर उसके बाद कुछ लोगों के जरिए सुलह सफाई बातचीत का ये रास्ता किया जाए? एक साइड पे वो करते होते हैं हमेशा, ताकि बारगेनिंग चिप के तौर पर ये यूज़ करते होते हैं। और अगर आपको याद हो, जिन्हें वो आपने नाम लिए हैं कि उन्होंने आर्मी चीफ पे, DGI पे, DGC पे, उसके बाद ये काजी साहब पे, सब पे, चीफ जस्टिस साहब पे उन्होंने बम्बारमेंट किए, लेकिन साथ में उन्होंने अपना नुमाइंदा भी मुकर्रर कर दिया। उन्होंने इनको महमूद खान चकजई साहब को कि फौज से बात करो।
तो आपको लगता नहीं है कि पहले वो फौज को, एस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाते हैं अपनी तकरीरों से, बातों से, माहौल बनाते हैं, भाई साहब मैं किसी ने नहीं छटांगा, बाद में साहब बंदा भी अपना वो नॉमिनेट कर लेते हैं, जैन जी अब इनसे बातचीत करें, मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। तो अपने बंदे की बारगेनिंग पोजीशन स्ट्रांग कर रहे होते, जैसे नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब करते थे। नवाज शरीफ साहब वो बड़ी सख्त तकरीरें करते थे, मरियम साहब करते थे, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं तो वो पहुँच जाते थे रात को अर्जी पे, उस अर्जी लेकर जना बाजवा साहब के पास या पीछे जना कियानी साहब के पास, वो जी पाँच हमें गुस्सा करके सन वो छटो जी तुम मैंने गल करो। ये इस तरह का कोई तरीका वारदात तो इस्तेमाल नहीं हो रहा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। तो बड़ा पुराना है गुड कप बैड कप, कि खुद जरा थोड़ा दबा के रखें और साथ में बंदा भी नॉमिनेट कर दें कि अचकज़ई साहब के साथ बातचीत करें। ये तो पुराना तरीका है पाकिस्तानी सियासत में। देखिए अचकज़ई साहब जिस दिन नॉमिनेट हुए थे, मैंने अपने शो में भी कहा, फिर मेरे प्रोग्राम में ख्वाजा साहब ने भी बात की, ख्वाजा आसिफ ने, डिफेंस मिनिस्टर थे, और उन्होंने भी वही बात की कि बात यह है कि जो भी जानता है हिस्ट्री अचकज़ई साहब की, उसको पता है कि नॉन स्टार्टर था। ना अचकज़ई साहब ने फौज से बात करनी थी, ना फौज ने अचकज़ई साहब से बात करनी थी, उनकी पूरी हिस्ट्री आपस में। तो वो जब नॉमिनेशन हुई तो वो तो शायद जो लोग नहीं जानते इस तारीख को, या उन दोनों अचकज़ई साहब को और फौज की हिस्ट्री नहीं जानते, वो उनको तो शायद लगे होंगे बंदा अपॉइंट हो गया है। जो जरा सा भी जानते हैं, आप भी यहीं रहे इतने साल, आपने पार्लियामान कवर की। मैंने भी 13 जुलाई के प्रोग्राम में मैंने भी ये बात की थी, मैं खान साहब ये तो अचकज़ई साहब तो रेड रैग हैं, जैसे बुल को दिखाया जाता है ना रेड रैग, लाल सुर्ख कपड़ा, अचकज़ई साहब तो रेड रैग, वो तो नॉन स्टार, ठीक कह रहे हैं। वो वहीं से सीरियसनेस नजर आ गई थी कि ये बातचीत कितना होगी कितनी नहीं होगी। तो वही मैंने मालिक भाई उन्होंने बाद में पार्लियामान के बंदे 3-4 मुकर्रर कर दिए थे, ये मेरे 3-4 हैं जो बात करनी, इनसे बात करें। तो खान साहब ने पॉलिटिकल बंदे भी बाद में अपॉइंट किए थे। खान साहब ने तो पूरी कोशिश की थी, बल्कि उन्होंने 24 और 48 घंटे दिए थे। मैंने अपने प्रोग्राम में उस दिन कहा, मैं कि खान साहब ने ये पेशकश कर तो दिए बातचीत के, लेकिन इनके खामोश रहने का जो टाइम, जो मैं ड्यूरेशन है ना, वो 24 घंटे कम अज़ कम है, 48 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद खान साहब वेट नहीं कर सकते कि चलें किसी को हफ्ता 2 हफ्ता महीना दे दें कि एक पेशकश की, अगले सोच समझ के लें। वो फौरी तौर पर फायर वर्क पे आ जाते हैं सर, मतलब 2 दिन भी इंतजार नहीं करते वो। नहीं, आप सरकार को छोड़ दें, फौज को छोड़ दें, जिनके साथ जेन्युइनली बातचीत हो रही थी JUI के साथ, आपको याद नहीं मौलाना फजल रहमान ने एक से ज्यादा मौके पे ये बात की कि हमें नहीं पता हम किससे बात करें, कोई आता कुछ बात करता है, कोई आता कुछ बात करता है। तो वो तो जहां अपने एलाइज के साथ भी ये क्लैरिटी नहीं रखते, तो दुश्मन के साथ तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन जो आप पहले बात कर रहे थे ना कि वो ताबड़तोड़ हमले करते हैं, देखिए खान साहब की एक आदत है, एक नेचर है, एक स्टाइल है। वो हमेशा चाहते ही हैं कि बातचीत हो, लेकिन वो अपना बाबा हमारा जो है ना बेहतर पोजीशन में हो। तो वो उनका होता ही है कि यार थोड़ा पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में बात करूं, कि मैं इक्वालिटी की बेसिस पे बात करूं। अब इक्वालिटी तो इस वक्त नहीं होती जब आप अंदर हो और पावर किसी और के हाथ में हो, लेकिन खास साहब का एक अपना स्टाइल है। तो अभी तक उसका रिजल्ट तो नहीं निकला, लेकिन आप तबीयत या स्टाइल किसी का बदल नहीं सकते इस तरह, बस एक खास स्टाइल होता है एक अपना। अच्छा, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उस पर जैसे आपने कहा हुकूमत ने भी अपना स्टांस दिया है, खान साहब ने अपना, आपको क्या लगता है कि जो वाक़यात वहाँ पर हुए हैं उससे खान साहब का स्टांस जो था स्ट्रांग हुआ है, मजबूत हुआ है, उनका हौसला बढ़ा है कि ये चीज़ें की जा सकती हैं, हुकूमतों को तख्ते उल्टे जा सकते हैं, अवामी ज़ोर पे, ताकत पे लोग बाहर निकलते हैं लाखों की तादाद में, और 15 साल जो हुक्मरान थे उसको भागने में मजबूर कर देते हैं? या खान साहब वीक हुए हैं, जैसे हुकूमत ने कहा है कि उनका जो नैरेटिव था शेख मुजीबुर रहमान साहब के हवाले से, 71 के हवाले से, वो नैरेटिव को तो बड़ा धचका लगा है बड़ी हद तक, ये तो मानना पड़ेगा। जो उन्होंने वो उस पर वो बातचीत कर रहे थे, अचानक ही हुआ सारा कुछ, खान साहब के लिए बड़ा सरप्राइजिंग होगा। तो आपको क्या लगता है कि खान साहब की पोजीशन स्ट्रांग हुई है या वीक हुई है इन वाक़यात के बाद बांग्लादेश के? नहीं, मेरा ख्याल है बांग्लादेश का जो इशू था वो टॉक शोज का इशू ज्यादा था, वो फौज को गुस्सा ज्यादा था, वो उन्होंने फौज को ही गुस्सा दिलाने के लिए सारी वो मूव की थी। आम आदमी का या ग्राउंड रियलिटी में से फर्क नहीं पड़ता। देखिए मसला क्या है, पीटीआई का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कभी भी ठीक नहीं था, मजबूत नहीं था। जब हालात अच्छे भी थे और सब कुछ ठीक था, फिर गवर्नमेंट गिर गई, फिर 9 मई आ गई। 9 मई के बाद जो रासा स्ट्रक्चर था वो उस तमाम रगड़े ने और जो उन पर सख्ती हुई उसमें भी टूट गया, तितर बितर हो गई पार्टी। फिर एक लॉयर्स की पूरी खेप खान साहब ने ली। आपको याद है खबर मैंने ब्रेक की थी कि लॉयर्स को बहुत ज्यादा सीट्स देंगे खान साहब, क्योंकि खान साहब कन्विंस थे कि अगर वकला इलेक्शन लड़ेंगे
तो इनकी बेले बुले जमानत नहीं होंगी, कोर्ट्स इनको डिफरेंट तरीके से ट्रीट करेंगे और बात भी ठीक थी। अब एक टोटल क्रॉप आ गई है जो इस वक्त पार्टी की फ्रंट लाइन आप समझ लें, लेकिन जिनका सियासी बैकग्राउंड नहीं है। और अदालतों में तो ठीक है वो जाके करें। अब गौहर साहब का क्या क्या बैकग्राउंड है, या पंजोता जो दोनों हैं उनका क्या बैकग्राउंड है, जो बाकी आप लोग देख लें इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड, इनके कॉन्टेक्ट्स कोई नहीं है।